Welcome to all of you. Let's start the new session. इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनीशन। सेट किसे कहते हैं? तो a set is a well defined class or collection of objects, यानी ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट कहते हैं। सेट के जितने भी मेंबर होते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं या मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं। अब आती है बात सेट को रिप्रेजेंट करने की। तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जो होता है रोस्टेड मेथड या लिस्टिंग मेथड होता है। इसमें सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेट के एलिमेंट होते हैं उसको ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है और कॉमा के द्वारा इसको सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर हमारे पास AEIOU है तो इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे और कामा से इसको क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। ठीक। या दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्या करेंगे? इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कामा से इसको सेपरेट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं रोस्टेड मेथड या लिस्टिंग मेथड। यहाँ पे एक हम लोग को नोट देखने को मिल रहा है। इस नोट में बताया गया है कि कोई भी सेट हो, इसका आर्डर अगर चेंज कर दें तो सेट सेम ही रहता है। जैसे यहाँ अगर हमारे पास जैसे अल्फ़ाबेट वावेल था AEIOU, अगर इसको हमने आर्डर चेंज करके लिख दिया EAIOU तो भी सेट पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेट सेम ही रहेगा। क्लियर हुआ? आर्डर से सेट पे कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेट सेम ही रहता है। दूसरी बात कि अगर कोई भी सेट के एलिमेंट को रिपीट कर दिया जाए, रिपीटेशन हो जाए एलिमेंट का, तो भी सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में 1 2 3 और 1 2 3 2, यहाँ 2 दो बार रिपीट हुआ है, लेकिन ये दोनों ही सेट क्या होते हैं? सेम सेट होते हैं। इस तरह से दो एलिमेंट है, दो पॉइंट है। आर्डर ऑफ द सेट कोई भी हो, सेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हो तो भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। दूसरा मेथड होता है रिप्रेजेंट करने के लिए मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। ये सिंपली क्या किया जाता है? डिफाइंड कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि ई एक सेट है ऑल इवन नेचुरल नंबर का, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस डिफाइन कर देना है। जैसे ई इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे x क्या होगा? 2n होगा, यानी इवन नंबर होगा, और n बिलोंग्स टू n होगा नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में इवन नंबर हो 2n मतलब इवन। और इस तरह से इसको हम एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो यह जो फार्म होगा सेट बिल्डर फार्म होगा। दूसरा एग्जांपल या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू n होना चाहिए। ये फार्म जो लिखा गया है इसको सेट बिल्डर फार्म या रूल मेथड बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंबल हैं जो हम लोग देख लेंगे, सिंबल कैसे नोट करते हैं। सिंबल में क्या था? ए डज नॉट बिलोंग्स होता है और ऐसे बनता है सिंबल तो वो बिलोंग्स टू होता है। और ये सच दैट है, और ये फॉर एवरी, देयर एग्जिस्ट, बहुत सारे सिंबल यूज़ करने होंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इफ एंड ओनली इफ, एंड, ए डिवाइड, बी, नेचुरल नंबर, इंटीजर,
और सारे भी होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, द सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक क्लास में वो कौन सा सेट होगा। हमारे पास ऑप्शन है नल सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा कि नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। चारों में से कौन सा होगा। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को डिफाइंड नहीं किया गया है। हमारे नज़र में कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा, दूसरे के नज़र में हो सकता है इंटेलिजेंट ना हो। तो इंटेलिजेंट का कोई डिफिनीशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट में पहला जो सेट होता है वो सेट होता है, टाइप ऑफ सेट में पहला जो होता है वो नल सेट होता है। नल सेट या इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, द सेट इन विच कंटेन्स नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो तो इसको नल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, या इसको पहले देख लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं किससे, फाई से, या कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एग्जांपल के लिए हमारे पास है एक सेट ए है, कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोला गया कि एक्स इज अ रियल नंबर। जबकि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और ये कह रहा है कि एक्स रियल होना चाहिए, तो ये हमारे ए के अंदर कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं मिलेगा, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन एम्प्टी सेट। तो नल सेट हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा या नल सेट हो जाएगा ये जो है, क्योंकि एक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये रियल होना चाहिए, तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि रियल हो इसको सॉल्व करने के बाद से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या था, एम्प्टी सेट था। आगे देखते हैं, सेकंड आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट नाम से क्लियर है कि कंसिस्ट ओनली वन सिंगल एलिमेंट। अगर सेट में केवल एक ही सिंगल एलिमेंट है तो इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में 5, ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, ऐसे ही एक है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में एकदम नाम से क्लियर है कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिसमें हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो उसको बोलते हैं क्या, फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4, एक कलेक्शन बना देंगे, कलेक्शन ऑफ वावेल कर दें, जैसे ए ई आई ओ यू पढ़े थे, इसमें क्या था, ए ई आई ओ यू में 5 एलिमेंट थे हमारे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ये फाइनाइट सेट में ही एक आता है क्या, कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये क्या होता है कि अगर कोई भी फाइनाइट सेट हो, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एन ए से या ओ ए से, आर्डर ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये किसके होते हैं, फाइनाइट नंबर के होते हैं। समझ में आया कैसे। अगर हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल, जैसे ऊपर एक हमने एग्जाम्पल देखा तो दिखा देते हैं। अगर कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये सेट जो हमने लिया था ए ई आई ओ यू वावेल का, तो इसकी कार्डिनलिटी जो होगी 5 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी आर्डर 5 हो जाएगा, या नंबर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, 5 होगा, या आर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या कहेंगे, जो फाइनाइट नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं जिसके एलिमेंट को हम लोग सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं कि कितने एग्जैक्ट हैं, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसको हम लोग फाइनाइट ना हो उसको इनफाइनाइट बोलेंगे,
यानी इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या कहा गया, एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है इक्विवेलेंट में कि टू फाइनाइट सेट होने चाहिए ए और बी। इसको इक्विवेलेंट तब बोलेंगे जब इनके कार्डिनल नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कार्डिनल नंबर अभी हमने पढ़ा है क्या होता है कि दोनों ए और बी जो सेट हैं, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने का मतलब यहाँ पे एग्जांपल में समझ में आएगा। ए सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, बी सेट है इसमें भी 4 एलिमेंट है, यानी इसमें भी 4 और इसमें भी 4, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्लियर, यानी आर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ बी इक्वल टू 4, यानी दोनों का आर्डर सेम है, तो इसको क्या बोल दिया है, इक्विवेलेंट सेट बोल दिया। ठीक है, अब देखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट इसको डिनोट ऐसे करते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है, इक्वल सेट में ऐसा इक्विवेलेंट सेट होता है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट भी सेम होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट भी सेम होते हैं। आर्डर तो सेम होता ही है, नंबर सेम होता है, आर्डर भी सेम होना चाहिए, यानी नंबर सेम होना चाहिए, और वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया, ए इक्वल टू बी तभी बोलेंगे, ए और बी इक्वल तभी होगा जब ए में जितने भी एलिमेंट हैं वही एलिमेंट क्या होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए, तो इसको इक्वल सेट बोलेंगे। क्लियर, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई सेट हमारे पास ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट क्या है, 2 3 5 6 है, तो यही एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए। 2 3 5 6 यहाँ पे भी है 2 3 5 6, जब दोनों में सेम और इक्वल एलिमेंट है तो इसको बोलेंगे क्या, ए इक्वल्स टू बी, यानी ए में जितने एलिमेंट हैं ईच एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ बी में होने चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो ए का पूरा एलिमेंट बी में होना ही चाहिए और बी का पूरा एलिमेंट ए में होना चाहिए, तो जाके इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलते हैं। ठीक है, एक नोट है यहाँ पे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। सिंपल सी बात है कि इक्वल सेट है तो नंबर ऑफ आर्डर इक्वल होगा, तो इक्विवेलेंट होता है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी इक्वल, इक्वल होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट में तो केवल आर्डर सेम होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो एलिमेंट है वो सेम ही एलिमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर लिए कि जो भी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल सेट के बराबर हो। ठीक है, और आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट होता है दैट कंटेन्स ऑल सेट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, जो कि सभी सेट को कंटेन करता है, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यानी सबसे बड़ा सेट जो होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, इससे बड़ा कोई भी सेट नहीं होता। इसको यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है हम लोग का सबसेट। सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट, अगर ए और बी दो सेट है तो if every element of A is an element of B, then A is called subset of B। क्या मतलब हुआ कि अगर A के सभी एलिमेंट, A के क्या है, सभी के सभी एलिमेंट B के एलिमेंट हों तो कहते हैं कि A is subset of B। यहाँ पे दिखाया गया है कि A is subset of B है, तो A के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी एलिमेंट वो बी के भी एलिमेंट हो जाएंगे। तो ए इज सबसेट ऑफ बी इज डिफाइंड एज ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई दैट ए बिलोंग्स टू बी। इसको डिनोट कैसे करेंगे ये देखते हैं। डिनोट करने के लिए सिंपल सा ए सिंबल यूज किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ए इज सबसेट ऑफ
बी, ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट होंगे। ओके, यहाँ पे कुछ नोट है उसको देखते हैं। सबसेट से रिलेटेड कुछ नोट है, क्या क्या नोट है यहाँ पे देख लीजिए। कहा जा रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है, मान लीजिए ए है, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, तो ये सेट ए जो है खुद का ही सबसेट होता है, यानी ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद का ही क्या होता है, सबसेट होता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे, सेकेंड में क्या कह रहा है कि एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो हमने अभी पढ़ा था, फाई जो होता है, वो भी क्या होता है, सबसेट होता है कि अपने एवरी सेट का। फाई जो होता है, कोई भी सेट हो उसका एक फाई जो होगा सबसेट होगा। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होते हैं। अगर कोई फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट हो जिसमें n एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है 2 पे पावर n होता है। क्या होता है, 2 पे पावर n। इसको याद करना है, याद रखना है, ठीक है। कुछ और यहाँ पे सबसेट के बारे में डिटेल बताया गया है। क्या बताया गया है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट दो चीज़ें हैं। प्रॉपर सबसेट क्या हो जाता है, जब ए इज सबसेट ऑफ बी हो लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी हो, यानी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे डिनोट किया जाए, यानी इक्वल टू हट जाता है तो इसको बोल देते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल, तो प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया कि प्रॉपर कब हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी हो लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी हो, यानी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या हम लोग पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर में हम लोग पढ़ेंगे, आप देखें कि कोई भी नल सेट होता है और जो सेट होता है खुद का सेट, एवरी सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी दो सेट, यानी फाई और ए, ये दोनों ही सेट को इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। किसको किसको, फाई हो जो कि सबसेट होता है ए का, और ए जो खुद सेट होता है वो सबसेट होता है खुद का, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, तो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बोल देते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर क्लियर हो गया, प्रॉपर भी क्लियर हो गया। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट मतलब वो फाई नहीं हो सकता है, तो जब नॉन एम्प्टी होगा तो केवल एक ही उसमें क्या होगा, हमारा प्रॉपर सबसेट होगा, सॉरी एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा जो कि दिया गया है यहाँ पे। वो खुद का जो ए होगा वो खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पे दे ए हैज़ टू इम्प्रॉपर सबसेट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट। अगर कोई नॉन एम्प्टी है तो ए हैज़ टू इम्प्रॉपर सबसेट इफ इट इज़ नॉन एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या हो जाएगा, केवल दो ही होगा, कौन कौन सा, फाई और ए, फाई होगा और ए होगा, यही दो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट मिलेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं पावर सेट। सबसेट पढ़ लिया, पावर सेट क्या होता है कि अगर एस कोई भी सेट हो तो जो इसके पूरे सबसेट लिख लिया जाए और इसकी फैमिली को क्या बोल देंगे, सबसेट की पूरी फैमिली को क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। यानी एस सबसेट हो गया, एस सेट हो गया, इसके जितने भी सबसेट होंगे इनकी फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है एस और इसके पावर सेट को हम लोग डिनोट करेंगे पी एस से, तो पी एस जो होगा, पी एस कैसे डिफाइंड होगा, सबसेट ऑफ टी, सॉरी सबसेट ऑफ एस, जो हमारा एस सेट है इसका सबसेट लिखेंगे, इसकी फैमिली को क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ एस। एस का पावर सेट निकालना है तो एस का पहले सबसेट निकालेंगे, इसकी फैमिली को हम लोग पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जो फाई होगा और एस जो खुद सेट होगा ये दोनों ही एलिमेंट होंगे किसके, पावर ऑफ सेट के। क्लियर है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं
पावर सेट से रिलेटेड है ये। क्या होता है, अगर हमारे पास एस क्या है, ए बी सी, हमारे पास 3 एलिमेंट का एक सेट है एस, तो इसके पावर सेट जो होंगे, तो हमारे 3 सेट एलिमेंट हैं, तो इसके हमारे सबसेट लिखेंगे। सबसेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 पे पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। 8 एलिमेंट हमारे सबसेट में आएंगे और इन्हीं सभी सबसेट का जो कलेक्शन कर लेंगे, एक सेट बना देंगे इन सभी सबसेट का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। यानी पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट। सबसेट का सेट बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे थियरम्स हैं, कुछ बातें हैं, लिख लेते हैं, देख लेते हैं। अगर a इक्वल टू 5 है, क्या है, 5 है, तो पावर सेट ऑफ a हैज़ 1 एलिमेंट 5 ओनली। क्या समझ में आया कि अगर कोई भी एम्प्टी सेट है तो उसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट होंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। पावर सेट किसी भी सेट का कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि मिनिमम 1 तो एलिमेंट हमको 5 मिल ही जाएगा। तो इसीलिए बोला गया पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इफ ए हैज़ एन एलिमेंट, अगर कोई सेट ए के पास एन एलिमेंट है तो पावर ऑफ सेट ए के पास 2 पे पावर एन एलिमेंट होंगे। क्लियर। क्योंकि इतने ही हमारे सबसेट होते हैं 2 पे पावर एन, तो सबसेट में जितने भी एलिमेंट होंगे 2 पे पावर एन, यही हमारे सब पावर सेट के भी एलिमेंट होंगे। तो जितने सबसेट उतने ही हमारे पावर सेट के एलिमेंट। ये बात क्लियर है। नंबर ऑफ पावर सेट और नंबर ऑफ सबसेट दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। और आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम लोग देखेंगे क्या होता है। वेन डायग्राम ये कुछ नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल्स आर कॉल्ड वेन आइलर डायग्राम और सिंपली कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, बस एक सर्कल होता है और एक रेक्टेंगल होता है, इन दोनों का कॉम्बाइंड करके हम लोग वेन डायग्राम को बनाते हैं। जिसमें सर्कल किसको डिनोट करता है, सेट को, किसी भी फाइनाइट सेट को, और रेक्टेंगल जो डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। ठीक है, रेक्टेंगल वाला। तो और हम आगे देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है, कैसे काम करता है ऑपरेशन। इसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट होता है। यूनियन ऑफ सेट को अगर हम लोग देखें तो डिफाइन कैसे किया गया है कि अगर दो ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट में, दो हमारे पास क्या है, सेट हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी ऐसे डिफाइंड होता है, लिखा ऐसे जाता है यू की तरह, ए यूनियन बी। और डिफाइंड कैसे होता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें आर वर्ड का यूज किया जाता है। एक्स या तो ए में बिलोंग करे या तो एक्स बी में बिलोंग करे, तो इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। यानी इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है, ए और बी के एलिमेंट को कंबाइंड लिख दिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है, यूनियन ऑफ सेट निकल जाता है। इसको अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो हमारे पास क्या है, एक सेट यहाँ पे ए है और यहाँ पे दूसरा सेट बी है, और दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है, तो क्या मिल गया हमारे पास, ए यूनियन बी मिल गया। ठीक है, तो ये टोटल का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। क्लियर। यानी यूनियन में हमको क्या करना होता है, एक और बी के एलिमेंट को कंबाइंड कर देना होता है। ऐसे ही इंटरसेक्शन होता है, उससे पहले यहाँ पे दिया गया है कि कैसे डिनोट करेंगे। बहुत सारे अगर सेट हमारे पास हो जाए A1 A2 AN तक फाइनाइट अगर फैमिली हो जाए तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है यूनियन को। ठीक है। चलो इंटरसेक्शन कैसे होता है, इंटरसेक्शन भी सेम ऐसे ही है। यूनियन में तो दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, देखते हैं कि ए और बी, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ए और बी में जो पोर्शन हमारा कॉमन होता है, बीच वाली पोर्शन जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। ये डिफाइंड कैसे किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए,
इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, तो जाके इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। यानी ए और बी दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यूनियन में क्या होता है, ऐड हो जाता है दोनों एलिमेंट, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइंड कर दिया जाता है, और इंटरसेक्शन में ए और बी में जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। और डिनोट करने का तरीका हमको पता ही है, कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे ए इंटरसेक्शन बी ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे, डिसजॉइंट सेट। ये क्या होता है डिसजॉइंट सेट, सिंपल सी बात, अगर ए इंटरसेक्शन बी पाई हो जाए, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। यानी ए हमारा ए है सेट और बी हमारा दूसरा सेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट। इन दोनों अलग अलग क्या है, सेट है। एक है सबसे इम्पोर्टेंट आता है डिफरेंस ऑफ सेट। ये कैसे डिफाइन किया गया, डिफरेंस ऑफ सेट, ए माइनस बी, अगर ए में से बी को घटा रहे हैं तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट जो कि बी में नहीं होने चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी ए में तो होना चाहिए लेकिन उसमें बी नहीं होना चाहिए, एक्स जो है वो बी में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे, ए और बी हमारे पास दो क्या है, सेट हैं, तो ए माइनस बी में केवल ए के एलिमेंट आ रहे हैं, केवल किसके एलिमेंट आएंगे, ए के, बी का कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं आएगा, ये बी का कोई भी एलिमेंट हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा, टोटल के टोटल ए के ही केवल एलिमेंट होंगे, इसमें से बी के एलिमेंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो ए माइनस बी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको बी माइनस ए करना होगा, क्या करना होगा, बी माइनस ए करना होगा, तो इसमें बी के ही एलिमेंट होंगे, ए के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर ग्राफ में देखें तो ए हमारा बी है, तो बी के ही एलिमेंट होंगे, इसमें से पूरे के पूरे ए के एलिमेंट को हटा दिया जाएगा, तो जो बचेगा वो हमारा बी माइनस ए होगा। क्या समझ में आया कि अगर ए माइनस बी होगा तो ए के एलिमेंट में से बी के सारे एलिमेंट घटा देंगे, जो बचेगा वो ए माइनस बी होगा। अब बी माइनस ए में क्या होगा, बी के एलिमेंट में से ए के सारे एलिमेंट को घटा देंगे, जो बचेगा वो बी माइनस ए एलिमेंट होगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिफरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई सेट ए है 1 2 3, ए सेट हो गया, और बी क्या होगा 3 4 5 हो गया, तो अगर हमको ए माइनस बी निकालना है तो ए में से बी के सारे एलिमेंट को घटा देना, तो 1 2 3 में से 3 4 5 घटाएंगे, तो 4 5 तो है ही नहीं हमारा, 3 है जो कि कॉमन है, ए भी घट जाएगा, यानी ए में से बी के एलिमेंट सब घट जाएंगे, यानी 3 भी घट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 माइनस हो जाएगा तो 1 2, क्या बचेगा हमारे पास 1 2। अगर ऐसे ही इसी एग्जाम्पल में अगर हम लोग b माइनस ए निकालें, क्या निकालें, b माइनस ए, तो b के एलिमेंट में से a के एलिमेंट घट जाएंगे, तो a के एलिमेंट 1 2 3 हमको हटाना है, तो 1 2 3 तो यहाँ पे है नहीं, 3 केवल है, तो 3 हट जाएगा तो 4 5 बचेगा, तो b माइनस ए में क्या बचेगा 4 5, यानी b में से a घट गया तो b माइनस ए, और a में से b घट गया तो 1 2 बचा है, a माइनस बी। ठीक है, और आगे देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसमें क्या होता है, एकदम सिंपल डिफाइन किया गया, अगर a में से b को घटा दें और b में से a को घटा दें, ठीक है, और इन दोनों को यूनियन कर दें, यानी इन दोनों में जो भी एलिमेंट आएंगे उनका यूनियन कर दिया जाए, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन कर दिया जाए, तो जो भी हमको मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है एक ट्रायंगल से, इसको बोलते हैं ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर हो गया।
यानी ए में से बी घटाइए और बी में से ए घटाइए और उन दोनों का क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मिल जाएंगे ए एंड बी। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सबसे इजी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको यू में से घटा दीजिए। यूनिवर्सल में से अगर उस सेट को घटा देंगे, जो भी बचेगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट बोलेंगे। ठीक है। यानी उस सेट को छोड़ के जो भी यू में से उस सेट को घटा देंगे, जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। ठीक है। और आगे देखते हैं। और इसमें आगे अब केवल फार्मूले हैं, कुछ रिजल्ट हैं जिसको हम लोग देख लेंगे। ए बी सी अगर क्या है, हमारे पास 3 फाइनाइट सेट हैं और यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सब याद करने वाले फार्मूले हैं। क्या करना है, यूनियन निकालना है ए यूनियन बी, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही सिंपल अगर इंटरसेक्शन निकालना होगा तो क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन निकालना होगा तो एन ए प्लस एन बी माइनस यूनियन कर देंगे, यानी एक दूसरे को लेफ्ट में ला देंगे, लेफ्ट वाले को राइट में लेते जाएंगे, तो फार्मूला बन जाएगा यूनियन का और इंटरसेक्शन का। इन दोनों में यही फार्मूला होता है, आराम से कर लेंगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पे एक देखिए, एन ए माइनस बी बराबर होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी को ऐसे लिखा गया है, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए। ये फार्मूला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है और ये फार्मूला तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सा, सिमेट्रिक डिफरेंस वाले, कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किसके बराबर होता है, एन नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन नंबर ऑफ बी माइनस ए। इन दोनों के यूनियन क्या नंबर के बराबर होता है। ये तो ऊपर ही पढ़ लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए 5वां नंबर पे जो दिया गया है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम लोग याद रख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है। और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं, सारा फार्मूला यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पे चलते हैं। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम था कुछ, हाँ, लॉ ऑफ क्या है, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, इसको पढ़ लेते हैं। क्या होता है, पहला लॉ होता है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए, अगर ए का ए के साथ यूनियन करे तो ए ही मिलेगा और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करे तो भी ए ही मिलेगा। तो जब सेम ही सेट मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट। यूनियन करें और इंटरसेक्शन करें तो यहाँ पे क्या होता है, आइडेम्पोटेंट। एक होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि फाई के साथ यूनियन किया जाए तो ए मिलेगा, या यूनियन के साथ यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन किया जाए। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करें तो ए तो छोटा होगा, यू बड़ा होता है, यूनिवर्सल होता है, तो ए छोटा वाला हमारा कॉमन आएगा। तो इस लॉ को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या है, ए फाई के साथ यूनियन करेंगे तो ए मिलेगा और इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल के साथ तो क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि जो फाई होगा, फाई जो होगा वह यूनियन के लिए क्या करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा, और जो यूनिवर्सल सेट होगा वह इंटरसेक्शन के लिए क्या करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। आइडेंटिटी का मतलब कि अगर यूनियन का आइडेंटिटी है तो यूनियन करने पे सेम एलिमेंट वही सेट आ जाए, और इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी का मतलब इंटरसेक्शन करने पे वही एलिमेंट हमको आ जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया आइडेंटिटी लॉ में कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं,
फाई और यूनियन आर द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन। यूनियन के लिए क्या हो जाएगा फाई, और इंटरसेक्शन के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट जो होगा आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ सिंपल सा है, ये यूनियन भी इक्वल होगा बी यूनियन ए के, यानी इसके क्रम को उल्टा कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे यूनियन तो है लेकिन इंटरसेक्शन में इसका दिक्कत होता है। कैसे होता है देखिए, इंटरसेक्शन तो हो जाता है, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन होगा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ए सिमेट्रिक बी और बी सिमेट्रिक ए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफरेंस हो या कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। याद रखने वाली पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। यूनियन जो होता है कॉम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है। लेकिन डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए, हम लोग ऊपर भी देखें, ये इक्वल नहीं होता है, तो ये क्या होता है कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल नहीं होगा। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं ये भी क्या होते हैं कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो सिंपल सा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस जो होते हैं ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दो सेट के होते हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमको पता है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के, तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ऐसे ही इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, यानी पहले एक को लीजिए बाद में दो को, इसमें दो को पहले लीजिए बाद में एक को। तो ये हमारा इंटरसेक्शन को और ये यूनियन, ये दोनों हमारे कौन से फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तीनों वही बात है, क्या क्या, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये तीनों के तीनों एसोसिएटिव होते हैं। लेकिन जहाँ डिफरेंस आ जाए, क्रॉस आ जाए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए, ये हमारे एसोसिएटिव नहीं होते। ऊपर हमने यही पढ़ा है, ये तीनों क्या करते थे, कॉम्यूटेटिव होते थे, तीनों एसोसिएटिव भी होते हैं, लेकिन जहाँ डिफरेंस आ जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए, ना ही कॉम्यूटेटिव होंगे और ना ही एसोसिएटिव होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग देख लेंगे, इसमें भी हम लोग देखेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर है, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या करते हैं फॉलो करते हैं, लेकिन क्रॉस के साथ अगर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ अगर आ जाए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो कुछ इस तरह से फॉलो करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए किसके तरह इक्वल होंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इस तरह से हमारे फॉलो होते हैं। या यहाँ पे देख लीजिए, ए क्रॉस बी यूनियन सी होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे ही हमारे पास एक और है, ए क्रॉस बी माइनस सी, इसको लिखना होगा तो लिखेंगे ए क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस सी। तो इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, माइनस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस के साथ इंटरसेक्शन या क्रॉस के साथ यूनियन को जब भी हम लोग डिनोट करेंगे तो ये फार्मूला याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्रॉस जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंटरसेक्शन में हो जाता है, और इसमें माइनस वाले में भी क्रॉस क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एक और है हमारे पास लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ में जो यूनियन होता है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है या इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको देख लेते हैं कैसे है। यहाँ में पहला डी मॉर्गन्स में 4 है, अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हैं तो ये पहला लॉ है। कैसे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ए पे आ जाएगा और बी पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे दूसरा जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर है हमारे पास, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास थर्ड लॉ है, डी मॉर्गन में ही तीसरा नंबर पे है, ए माइनस बी यूनियन सी जो है किस तरह से टूटेगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा, यूनियन जो है इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम ध्यान से देखेंगे, यूनियन हमारा इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। चौथे में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी हमारा ए माइनस बी इंटरसेक्शन है और ए हमारे यूनियन में बदलने वाला है। कैसे, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे हमारा जो भी यूनियन है इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ बोल देते हैं। ठीक है, और आगे देख कुछ थियरम है उसको भी देख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। थियरम को देख लेते हैं। थियरम एक है, थियरम में क्या क्या आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट थियरम है यहाँ। फर्स्ट है ए माइनस बी जो होता है इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। बी माइनस ए करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही और भी हमारे 3, 4, 5 ये सब आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये थियरम 2 भी है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका फार्मूला बन गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहाँ पे, ए माइनस बी हो गया है और इंटरसेक्शन हमारा यूनियन में, ये तो डे मायर्स थियरम इस पर अप्लाई किया गया, देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे भी अप्लाई किया गया, ए माइनस बी हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं किया गया। और भी यहाँ पे 3 और 4 को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है फोर्थ वाले में। सिमेट्रिक डिफरेंस पे कुछ नहीं किया गया, ए इंटरसेक्शन भी है, ए इंटरसेक्शन भी हो गया और सिमेट्रिक को ऐसे ही रहने दिया गया है, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। तो ये चारों फार्मूले जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। वीडियो लंबा बनता है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जल्दी करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये क्या होता है, अगर हमारे पास कोई आर्डर्ड पेयर में है, आर्डर्ड पेयर में ए और बी ऐसे हैं कि ए पहला, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए और बी हमारे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और ए बी आर्डर्ड पेयर में है, तो ए क्रॉस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं। ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, हमेशा आर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में। जैसे ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, कैसे डिफाइंड होगा, ए आर्डर्ड पेयर बी होगा जहाँ पे ए जो होगा फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और बी जो होगा सेकेंड सेट का एलिमेंट होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर ए में कोई सेट है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है पी क्यू, तो ए क्रॉस बी जो हमारे पास आएगा, ए क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट होंगे टोटल, ए में 3 एलिमेंट है और बी में हमारे कितने एलिमेंट है 2, तो टोटल हमारे पास 3 2 जा 6 एलिमेंट आएंगे, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्या क्या है देखिए, आर्डर्ड पेयर में लिखना है हमको, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे और बी के एलिमेंट बाद में, तो ए पी होगा, ए क्यू होगा, फिर बी पी होगा, बी क्यू होगा, फिर सी पी होगा, सी क्यू होगा। यानी ए क्रॉस बी में यही याद रखना है कि ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के एलिमेंट बाद में आएंगे। वहीं पे अगर हम लोग बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी के एलिमेंट क्या होंगे, बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट पहले आएंगे और ए के एलिमेंट बाद में आएंगे। क्लियर है, जैसे बी क्रॉस ए में पी ए होगा, पी बी होगा, पी ए होगा, पी बी होगा, फिर पी सी होगा। ठीक है, 3 हो गया। और क्या हो जाएगा, क्यू ए होगा, क्यू बी होगा, क्यू सी होगा, यानी बी के एलिमेंट पहले होंगे और ए के एलिमेंट बाद में होंगे बी क्रॉस ए में। क्लियर है, यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखा गया है, इम्पोर्टेंट थियरम है किस पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे।
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थ्योरम में A क्रॉस B यूनियन C है, तो इसको लिखेंगे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन है, तो इसमें इंटरसेक्शन ही रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ही रहता है, यूनियन यूनियन ही रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट इस वाले थ्योरम में, ध्यान दे लीजिएगा। दूसरा थ्योरम यहाँ पे लिखा गया है थ्योरम नंबर 2 में A क्रॉस B माइनस C, तो इसमें भी A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C होता है, इसमें भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, केवल डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तीसरा एग्जांपल हम लोग थ्योरम देखेंगे यहाँ पे, इम्पोर्टेंट 4-5 है। A क्रॉस B और B क्रॉस A एक ही केस में इक्वल हो सकता है जब A और B दोनों क्या हो, इक्वल हो। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेट एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर पाते हैं। इस तरह से अगर इक्वल हैं तो एक ही कंडीशन है कि दोनों इक्वल होंगे, A बराबर B होंगे, तभी ये कम्यूटेट करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आगे बढ़। ऐसे ही थ्योरम हमारे पास 3 है, थ्योरम 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसको आप लोग देख लेंगे अच्छे से, और इसको देखने के बाद इसको याद कर लेंगे थ्योरम को। यहाँ 7 है, 8 है, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। वीडियो लंबा बन गया है, कोई नहीं, और हम होप करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और इसको शेयर और लाइक आप लोग करें, इसकी उम्मीद करते हैं। ओके, थैंक यू, आई लव यू।